अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा और हम कर रहे हैं क्लास 10 की फिज़िक्स। माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास के अंदर एक पॉइंट को अपनी क्यूरियोसिटी पर छोड़ गए थे, अपने तजस्सुस पर छोड़ गए थे। वो पॉइंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? हम आज की इस क्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल से स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में स्नेल्स लॉ की असल फॉर्म भी पढ़ेंगे कि वो स्नेल्स लॉ जो आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इक्वल्स टू अ कांस्टेंट, ये असल में कहाँ से आया। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए मेरे साथ लाइट बोर्ड की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्हीं सवालों के जवाबात को तलाश करने के लिए हम आ चुके हैं इस लाइट बोर्ड की तरफ। आप देख रहे हैं कि प्रीवियस लेक्चर की तरह लाइट की रे एक एयर से रेयर मीडियम है बताया था, ट्रेवल करती हुई डेंसर मीडियम में दाखिल हो रही है, ग्लास में दाखिल हो रही है और ये लाइट की रे अपने असल पाथ से बेंड हो चुकी है। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं और आपने इसके लिए जो रेशो पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always a constant, and that constant is called as the refractive index. Students, refractive index क्या है? मैं अभी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिखाऊंगा, समझाऊंगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ इस स्नेल्स लॉ की वेरियस डिफरेंट फॉर्म्स भी सिखाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसी भी मीडियम के लाइट की रे को असल से बेंड करने की सलाहियत को। लाइट की रे जिस पाथ में ट्रेवल कर रही थी, जब वो दूसरे मीडियम में दाखिल हुई तो उस दूसरे मीडियम ने उस लाइट की रे को बेंड करवा दिया। जिस मीडियम की लाइट की रे को बेंड करने की सलाहियत जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आम जुबान में यह कहा जा सकता है द मेजर of the bending that is produced by the transparent medium when light enters into it। यानी कि इसको अगर सिंपल आसान सी लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में मैं आपको सिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कोई एक लाइट की रे एक से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो अपने असल पाथ से किस हद तक डेविएट हो जाएगी, किस हद तक बेंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हर मीडियम का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो स्नेल्स लॉ की जो एक्चुअल फॉर्म है वो क्या है? स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि लेट्स से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास इज N2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज N1। एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डियर स्टूडेंट्स। एयर भी लाइट की रे को बेंड कर सकती है या नहीं, ये भी देखते हैं आगे। एयर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। स्टूडेंट्स, हम एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 कहते हैं और इस ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 कहते हैं। तो स्नेल्स लॉ की एक्चुअल फॉर्म क्या है? ये देखिए, स्नेल्स लॉ कहता है द प्रोडक्ट ऑफ refractive index of the first medium with the sign of angle of incidence। मैंने क्या बोला ये इतना लंबा? The product of refractive index of first medium with the sign of angle of incidence, यानी इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन के साथ इज इक्वल to the product of refractive index of second medium with the sign of angle of refraction। So Snell's law की असल स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसी है कि किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्शन के लिए हम ये कह सकते हैं कि पहले मीडियम से जो लाइट की रे आ रही है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन हमेशा बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड एज द स्नेल्स लॉ, एक्चुअल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस स्नेल्स लॉ से हमने ये वाली फॉर्म कैसे हासिल की? याद रखिएगा, मैंने अभी एक बात थोड़े से एम्बिगुअस, थोड़े से मशकूक अंदाज में कही थी।
लाइट की रे एयर में पता नहीं बेंड होती है कि नहीं होती। स्टूडेंट्स, लाइट की रे एयर में बेंड नहीं होती। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ये बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करती है जैसे वैक्यूम बिहेव करता है। वैक्यूम की तरह का बिहेवियर है एयर के लिए, इसलिए इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 कहते हैं। अब मेरा ये जो दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि ये वैक्यूम की तरह बिहेव करती है, इसका मतलब क्या है, इसे फिर एक लम्हे के बाद अभी आगे समझते हैं। सो N1 की वैल्यू, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द एयर इज 1। तो अगर हम ऊपर वाले फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करें तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ वैल्यूज इस तरह की आएंगी। N1 will become 1, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू N2 की जगह मैं सिंपल N पुट कर रहा हूं। अब तो मैं यहां पे बल्कि पहले लिख देता हूं, यहां पे N से मुराद क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड मीडियम कुछ भी मौजूद हो सकता है, ये वाटर भी हो सकता है, ये ग्लास भी हो सकता है, ये कोई और लिक्विड भी हो सकता है, ये कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। सो यहां पर N लिख दिया हमने और एज इट इज आ जाएगा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लाई का साइन था, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी कैन से सिंपली इस 1 को इधर ही रहने दें, 1 साइन से मल्टीप्लाई होके साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ही रहेगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू N इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आके डिवाइड हो सकता है। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द कांस्टेंट। सो ये जो स्नेल्स लॉ की आप फॉर्म देख रहे हैं वो असल में कुछ इस तरह से आपके सामने आती है। स्टूडेंट्स, ये तो बहुत सिंपल सी बात है इस स्नेल्स लॉ को डिफाइन करने के लिए। एक्चुअल फॉर्मेशन ऑफ स्नेल्स लॉ मैंने आपके सामने ये इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, वो याद कीजिए, मैं आपको इन द स्टार्ट ऑफ दिस बुक रिपल टैंक में ये बात समझा रहा था। जब हमने रिपल टैंक में रिफ्रैक्शन का फिनोमेना स्टडी किया था, मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइट की रे एक डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो लाइट की रे स्लो हो जाती है, उसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी भी कम हो जाती है। आप प्रीवियस लेक्चर्स को एक दफ़ा से दोबारा देख सकते हैं, उसमें हमने ये बात की थी। मैंने कहा था अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रहती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि कोई भी वेव जब एक से दूसरे मीडियम में जाएगी उसकी वेवलेंथ स्क्वीज होगी, वेवलेंथ के स्क्वीज होने से वेलोसिटी रिड्यूस होगी। तो हम ये बात इस लाइट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। जब लाइट की रे एयर से इस डेंसर मीडियम ग्लास में जाएगी तो लाइट की वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वैक्यूम के लिए लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम है। सो लेट मी राइट इट हियर, फॉर वैक्यूम the velocity of light is maximum and that is equals to c। उसे c से रिप्रेजेंट किया जाता है स्पीड ऑफ लाइट। माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज मैक्सिमम। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और इस वैक्यूम के अलावा जब भी लाइट की रे किसी दूसरे मीडियम में दाखिल होती है इसकी वेलोसिटी रिड्यूस कर जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, वैक्यूम की निस्बत अगर हम सबसे पहले एयर की बात करें तो वैक्यूम के बाद एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, इस एयर मीडियम के अंदर भी व्हाट अ प्लेजेंट कोइंसिडेंस, यहां पर भी स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में व्हाट वुड बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अब हम स्पीड ऑफ लाइट की मदद से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने लगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक और डेफिनेशन एक और तरह से भी समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो
of the speed of light in vacuum to the speed of light in any medium will give the refractive index of that particular medium. तो लिखते हैं भाई the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in any medium is called the refractive index. तो चलिए इस बात को लिख कर देखते हैं. हम ये कह सकते हैं the refractive index n for any medium can be written as C over V. So speed of light in the vacuum to the speed of light in any medium. So students, अगर हम एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम लिखें स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 into 10 raised to the power 8 meters per second और नीचे 3 into 10 raised to the power 8 meters per second, उस स्पेसिफिक मीडियम यानी एयर में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो हमारे पास कैंसल होके वैल्यू आ जाएगी 1. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर इज 1, यानी कि इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 है. फर्दर मोर इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पर एक थिन लेयर ऑफ एयर मौजूद हो और ऊपर वैक्यूम मौजूद हो, हमारे पास लेट्स से यहाँ वैक्यूम है और यहाँ थिन लेयर ऑफ एयर मौजूद है, ये वैक्यूम के लिए नॉर्मल है. अगर लाइट की रे ऐसे आकर फॉल करेगी डियर स्टूडेंट्स, तो इस केस में जब लाइट की रे वैक्यूम से एयर में दाखिल होगी तो बेंड हुए बगैर सीधी मूव कर सकती है. याद है मैंने भी चंद लम्हे पहले ये बात थोड़े से एम्बिगुअस वे में कही थी, लाइट की रे एयर में बेंड होती है या नहीं, आगे देखते हैं. तो हमने देख लिया कि जब भी लाइट की रे वैक्यूम से एयर में दाखिल होगी तो एयर में विदाउट बेंडिंग चली जाएगी, क्योंकि एयर और वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तकरीबन सेम है, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट तकरीबन सेम है. So the ray of light will move on without bending. So dear students, अगर हम बात करें इसके बरअक्स किसी ऐसे मीडियम की जहां पर स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस कर जाए, स्टूडेंट्स लेट्स एग्जांपल लेते हैं वाटर की. अब आप जान चुके हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो तो 3 into 10 raised to power 8 है. अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर के लिए स्पीड ऑफ लाइट जानते हैं क्या है, 2.3 into 10 raised to the power 8 meters per second. ये बात हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर चुके हैं. यानी कि अगर आप देखें तो पानी में स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूस हो चुकी है. असल तो 3 into 10 raised to the power 8 थी, लेकिन वाटर के अंदर ये वैल्यू 2.3 into 10 raised to the power 8 है. तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड आउट होगा स्टूडेंट्स, सेम n is equals to c by v. अगर आप वैल्यूज पुट कीजिए तो ये वैल्यूज c यानी 3 into 10 raised to the power 8 meters per second आएगी, और इसी v की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर ये 2.3 into 10 raised to the power 8 meters per second आएगी. डियर स्टूडेंट्स 10 raised to power 8 to 10 raised to power 8 से सीधा सीधा कैंसल आउट हो जाएगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.33 के करीब निकलेगा. यानी कि ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो वाटर है वो डेंसर मीडियम है. इसी बात को मैं मजीद एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एक और एग्जांपल के साथ. तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्लास. डियर स्टूडेंट्स, ग्लास के केस में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो तकरीबन 2 into 10 raised to the power 8 meters per second है. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आएगा, तो चलिए अभी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. द वैल्यू ऑफ n would be 3 into 10 raised to the power 8 meters per second for air, ऊपर रखी, और ग्लास के लिए 2 into 10 raised to the power 8 meters per second नीचे रखी. स्टूडेंट्स अगर इसको कैंसिल करें तो ये वैल्यू 1.5 आती है. तो अगर आप गौर करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू फॉर दिस ग्लास इज मोर देन द वाटर. क्या आप इसका मतलब जानते हैं क्या? इसका मतलब ये है कि हम अगर लाइट की रे को
एक कंडीशन में वाटर में दाखिल करें और एक सूरत में, एक कंडीशन में ग्लास में दाखिल करें, तो लाइट की रे ग्लास में ज़्यादा बेंड हो जाएगी। यानी कि वो पॉइंट आपको क्लियर हुआ जो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी बता सकता है कि जब लाइट की रे एक से दूसरे मीडियम में दाखिल होगी तो अपने असल पाथ से कितना बेंड होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डियर स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा होगा उसमें लाइट की बेंडिंग उतनी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि ये केस ग्लास के लिए, तो अगर ये वाटर होता तो लाइट की रे कैन यू इमेजिन कैसे होती। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लाइट की रे बजाय इतना ज़्यादा बेंड होने के थोड़ा सा बेंड हो जाती। सो रिफ्रैक्शन होती, बेंडिंग ज़रूर होती, लेकिन इस ग्लास की निस्बतन थोड़ी सी कम होती। सो जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता चला जाएगा उतनी ज़्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट भी होती चली जाएगी। स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। क्या आप जानते हैं कि रेनबो का बनना भी रिफ्रैक्शन से ही होता है। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपके साथ शेयर करने लगा हूं। रेनबो, कौसे कज़ा, बारिश के बाद आसमान में बनने वाले रंग आपने देखे होंगे। ये रंग आमतौर पर रेड से लेके वॉयलेट तक होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये रंग आखिर कैसे बनते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। चलिए मैं आपको सिखाता और समझाता भी हूं। हमने देखा कि लाइट की रे जब एक से दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो अपने असल से थोड़ा सा बेंड हो जाती है। स्टूडेंट्स नाउ इमेजिन दिस, मेरे पास अगर एक ड्रॉपलेट ऑफ वाटर मौजूद हो तो दिस ड्रॉपलेट ऑफ वाटर इज अ डेंसर मीडियम। अब मैं ये बात बिल्कुल श्योरिटी के साथ यूज कर सकता हूँ, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्रेटर है। ये लाइट की रे को बेंड कर सकती है जब लाइट की रे एयर से इसमें दाखिल होगी। स्टूडेंट्स होता क्या है, लाइट की रे जब इस वाटर ड्रॉपलेट में दाखिल होती है, ये वाटर ड्रॉपलेट वो वाटर ड्रॉपलेट है जो बारिश के बाद फिजा में सस्पेंडेड रह जाता है। ये वो छोटा सा कतरा है जो अपने बहुत कम मास की वजह से नीचे नहीं आ पाता, हवा में अटका रह जाता है, हवा में सस्पेंडेड रहता है। स्टूडेंट्स है तो वाटर वेपर, तो इसमें रिफ्रैक्शन यकीनन होगी। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात, गौर से सुनिएगा। आप क्या वाइट लाइट का बिहेवियर जानते हैं? क्या सफेद रंग सिर्फ एक रंग है, फकत एक रंग है? नॉट एट ऑल। स्टूडेंट्स याद कीजिए वो वक्त जब हम चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर मुश्तमिल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमारे पास विजिबल रीजन भी है, और विजिबल रीजन से जिनकी एनर्जी ज़्यादा है वो अल्ट्रा वायलेट है, विजिबल रीजन से जिनकी एनर्जी कम है वो इंफ्रारेड है। और विजिबल रीजन में ये तमाम रंग हैं हमारी ज़िंदगी के जिन्हें हम देख सकते हैं, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, ये तमाम रंग जिन्हें हम देख सकते हैं ये विजिबल रीजन में लाया करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स इन तमाम रंगों के मिक्सचर को वाइट लाइट कहते हैं। सो वाइट लाइट इज जस्ट नॉट द वन कलर, ये मोनोक्रोमैटिक नहीं है। मोनो मीन्स वन, क्रोमैटिक मीन्स कलर। सो वाइट लाइट इज नॉट मोनोक्रोमैटिक, इट इज polychromatic. Polychromatic means it is having the mixture of all 7 colors. So dear students, this white light is the mixture of 7 colors. So dear students, when the light will fall, अब हर लाइट बेंड होगी, हर लाइट की रिफ्रैक्शन होगी। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी उसकी बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी। तो चलिए इस बात को यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। हमने कहा था कि हमारे पास इस वाइट स्पेक्ट्रम के अंदर 7 रंग हैं, तो रेड, याद कीजिए पुरानी बातें बताई हुई काम आएंगी। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और स्टूडेंट्स इस स्पेक्ट्रम में आखिरी मुसाफिर है वॉयलेट। वॉयलेट की वेवलेंथ डियर स्टूडेंट्स मिनिमम होती है। सो मैंने अभी कहा कि रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। डियर स्टूडेंट्स जिसकी वेवलेंथ मिनिमम होगी उसकी बेंडिंग मैक्सिमम हो जाएगी, और जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी उसकी बेंडिंग मिनिमम होगी। तो माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, अब यहां पर लाल रंग की रोशनी ऑरेंज रंग की, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट पहले इकट्ठी आ रही थी, लेकिन अब
इस वाटर ड्रॉपलेट में दाखिल होते ही ये बिखर जाएंगी। इनके बिखरने के अमल को डिस्पर्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये लाइट की रेज डिस्पर्शन का शिकार हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, होगा क्या, इन लाइट की रेज में वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाएगा और रेड बहुत कम, लीस्ट बेंडिंग का शिकार होगा। तो आपके सामने डियर स्टूडेंट्स अब ये तमाम रंग स्प्लिट हो चुके हैं। ये तमाम रंग इस डायरेक्शन में मूव करते हुए इस पॉइंट पर टकराएंगे और यहां से ये रेड रे भी इस पॉइंट पर टकराएगी। टकरा के डियर स्टूडेंट्स फिर से एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा और ये वॉयलेट और ये रेड यहां से बाहर निकलकर हवा में अलग अलग दिखाई देंगे। तो अब आपको एक नहीं बल्कि 7 रंग दिखाई देंगे। इस तरह से हमारी रेनबो बनती है और रेनबो फॉर्मेशन के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कैसे रिफ्रैक्शन कार फरमा है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट्स थे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए होंगे। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। मिलूंगा अगली बार नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, सो अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ट्रू कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। आप जान चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये मेजर कैसे किया जा सकता है। आप स्नेल्स लॉ की असल फॉर्म से भी वाकिफ हैं। माय डियर क्यूरियस स्टूडेंट्स, अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्लास में अगली एग्जाम्पल को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल 12.3 डिस्कस की जाएगी और एग्जाम्पल 12.3 के बाद रिफ्रैक्शन से आगे जो अगले कनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़े जाएंगे। तो इसी तरह से अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।